नमस्कार साथियों। जैसा कि आपने समाचारों में सुना होगा, भारतीय गणतंत्र में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जून में जारी की गई थी, जिसमें निर्वाचन के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वह 18 जुलाई 2022 को संपूर्ण हुई। मतगणना की प्रक्रिया और निर्वाचित राष्ट्रपति के परिणाम की घोषणा 21 जुलाई 2022 को की गई और इसी क्रम में 25 जुलाई 2022 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। ये बताते चलें कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय गणतंत्र में महिला राष्ट्रपति के रूप में द्वितीय महिला राष्ट्रपति होंगी और भारतीय गणतंत्र की प्रथम राष्ट्रपति होंगी, प्रथम जनजातीय राष्ट्रपति होंगी। तो इस राष्ट्रपति पद की दौड़ में दो प्रत्याशी भाग ले रहे थे। तो यशवंत सिन्हा जी जो विपक्षी दलों के द्वारा घोषित किए गए राष्ट्रपति प्रत्याशी थे और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो कि सत्ता पक्ष के द्वारा एनडीए अलायंस जो है उसके द्वारा घोषित किए गए राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी थी। तो जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारत की राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिन्हें वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों या मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के द्वारा उपयोग में लाएंगे। और अनुच्छेद 53 में ही ये बताते चले जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से कि अनुच्छेद 53 में ही यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले निर्वाचकों के बारे में उल्लेख किया गया है। यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। उसी में यह कहा गया है कि इस निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा अर्थात संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भागीदारी करेंगे और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित पर मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इसमें मनोनीत सदस्य भागीदारी नहीं करते। उसका कारण है, ये भी बताएंगे आपको। तो राज्य विधानमंडलों के सभी निर्वाचित सदस्य भागीदारी करेंगे। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों में 70वें संविधान संशोधन 1992 के बाद, जो कि 1995 से लागू हुआ है, दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरीज जहां विधानसभाएं हैं की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भागीदारी करते हैं। तो अब निर्वाचक मंडल इस प्रकार बनेगा कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, चाहे वे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हों चाहे वे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हों, और सभी राज्य विधानसभाओं, दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश सहित के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होंगे। तो यह उल्लेख संविधान के 54वें अनुच्छेद में किया गया है। अब आपको बताते चलें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में एक अधिनियम का निर्माण संसद ने किया था, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। उस अधिनियम में निर्वाचन के लिए जो अधिसूचना जारी करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके लिए जो तिथियों का निर्धारण जिस क्रम में होगा उसके विषय में उल्लेख किया गया है। उसमें यह उल्लेख किया गया है कि नामांकन के लिए क्या क्या शर्तें होंगी, जैसे कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे। यानी
50 प्रपोजर्स होंगे और प्रपोजल करने वाले होंगे, और 50 सेकंडर्स होंगे, अनुमोदन करने वाले होंगे। और ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। पूर्व में यह संख्या 50 और 50 की नहीं थी। अब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक निर्वाचक मंडल से, यानी कुल 100 व्यक्तियों को निर्वाचक मंडल से एकत्रित करना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। यहाँ जो सिक्योरिटी के रूप में धनराशि जमा की जाती है वह 15,000 रुपये का उल्लेख किया गया है। हालांकि वह इतनी मुश्किल धनराशि नहीं है, लेकिन प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या इकट्ठी करना एक मुश्किल कार्य है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्टर कोई व्यक्ति हो तो वह राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी के रूप में नामांकन करा सकता है। नामांकन के लिए एक और शर्त का इसमें उल्लेख किया गया है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर देता है तो उसमें अधिसूचना में यह उल्लेख भी किया जाता है कि नामांकन के लिए या निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर किस व्यक्ति को बनाया जाएगा। तो परंपरा से ही यह होता आया है कि लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के महासचिव बाय रोटेशन क्रम से, जैसे पिछले राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर थे, तो इस राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, ऐसा किया जाता है। तो इस बार के चुनाव में यानी 2022 में राष्ट्रपति निर्वाचन में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नोटिफाई किया गया है, जो कि श्री पीसी मोदी हैं। पीसी मोदी राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में उल्लेखित किया गया है। अब राष्ट्रपति पद के लिए जो संविधान में योग्यताओं का उल्लेख किया गया है उसमें दो तीन प्रकार की जो योग्यताएं हैं वह मेंशन की गई हैं। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, तो राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन में भागीदारी कर सकता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। द्वितीय शर्त या द्वितीय योग्यता है कि उसे न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। और तृतीय योग्यता का उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना चाहिए, उसके पास लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह योग्यता, जो तृतीय योग्यता मैंने बताई है, वहाँ यह उल्लेखित है कि उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में भागीदारी करने के लिए राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में यह उल्लेखित है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता धारण करनी चाहिए। अब निर्वाचन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली के अनुसार मतगणना होगी। ये सभी तरह से उल्लेख किया गया है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर यहाँ चर्चा कर लेते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व से क्या अर्थ लिया जाता है, तो यह भी संविधान के अनुच्छेद 55 में ही उल्लेखित किया गया है, यानी आर्टिकल 55 में यह मेंशन किया गया है कि सभी जहाँ तक संभव हो सभी राज्यों के जो निर्वाचक गण हैं, जो निर्वाचक मंडल में भागीदारी करने वाले हैं, तो सभी राज्यों की जनता का समान प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति चुनाव में हो जाए। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि यदि किसी राज्य का एमएलए यानी विधायक किसी अन्य राज्य के एमएलए या विधायक की अपेक्षा जनसंख्या अनुसार ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है तो उसके मत का मूल्य उसी अनुपात में उससे अधिक होगा। विधायक के मत के मूल्य का निर्धारण
उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। और ये भी बताते चलें, ये बेहद महत्वपूर्ण सूचना है कि राष्ट्रपति चुनाव में जिस जनसंख्या को कंसीडर किया जाता है वह 1971 की जनसंख्या या जनगणना से जो आंकड़े हैं जनसंख्या के, उनको कंसीडर किया जाता है राष्ट्रपति चुनाव में। तो 1971 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या जिस राज्य की है, उस कुल जनसंख्या में उस राज्य के विधानमंडल में निर्वाचित एमएलए यानी विधायकों की संख्या से भाग करने पर तथा उसे जो भागफल आता है पुनः 1000 से भाग करने पर जो परिणाम आएगा वह उस राज्य के विधायक के मत का मूल्य होगा। पुनः एक बार इस चीज़ को रिपीट कर देते हैं कि किसी राज्य की कुल जनसंख्या आंकड़े 1971 के अनुसार को राज्य विधानसभा में निर्वाचित विधायकों की संख्या से भाग करने पर तथा जो भागफल आता है उसे पुनः 1000 से भाग करने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसे उस राज्य के विधायक के मत के मूल्य के बराबर माना जाएगा। यदि इस संपूर्ण भागफल में शेष फल 500 या उससे अधिक होता है तो जो भागफल प्राप्त होगा उसमें एक और जोड़कर मत मूल्य का निर्धारण किया जाएगा, उसमें +1 कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से गणना करने पर उत्तर प्रदेश की यदि राज्य विधानसभा के सदस्य के वोट का मूल्य ज्ञात करें तो वह 208 प्राप्त होता है। और इसी प्रकार अगर दिल्ली की बात करें तो वहाँ 70 विधायक हैं और लगभग 48 लाख के आसपास वहाँ 1971 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग जनसंख्या है। तो वहाँ के एक विधायक के मत का मूल्य 58 प्राप्त होता है। अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व में एक तो बात हो गई है कि सभी राज्यों में यथासंभव समता लाने का प्रयत्न किया जाएगा। दूसरा, अगर संघीय ढांचे के रूप में देखा जाए तो राज्यों की सभी विधानसभाओं और संसद के सदस्यों के मत का मूल्य यथासंभव समान रखा जाए, ऐसा भी प्रावधान इसमें किया गया है। ऐसा नहीं है कि जिससे सभी राज्य यदि एक हो जाएं, हालांकि बड़ा जटिल कार्य ये है कि सभी राज्य अगर एक मत में आ जाएं और वो चाहे तो अपने ही पद का कोई अपनी पसंद का कोई प्रत्याशी निर्वाचित कर दें, या फिर संसद एक हो जाए, एक मत हो जाए, सभी जो सदस्य हैं संसद के वह अपने ही पसंद का एक प्रत्याशी निर्वाचित कर दें, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि यथासंभव संसद सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के जो कुल मतों का मूल्य होगा, जैसे संसद के सदस्यों का कुल मतों का मूल्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के कुल मतों का मूल्य, दोनों में समानता रखी जाएगी। इस तरह से यदि संसद के किसी भी निर्वाचित सदस्य का मत का मूल्य ज्ञात करना हो तो जैसा कि राज्यसभा में 245 कुल सदस्य हैं जिनमें से 12 मनोनीत सदस्य हैं, तो वहाँ निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 होती है। वैसे ही लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं, दोनों को जोड़ने पर संख्या 776 प्राप्त होती है। तो सभी राज्य विधानसभाओं के मतों के मूल्य को जोड़ लिया जाए, सभी राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उन सबके मतों के मूल्य को जोड़ लिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वह 5,43,231 प्राप्त होती है। उसमें 776 से अगर भाग कर दें, 776 यानी संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग कर दें
तो सांसद यानी एक संसद सदस्य के मत का मूल्य प्राप्त हो जाता है, जो कि 700 प्राप्त होता है। अब सभी संसद सदस्यों के मत का मूल्य प्राप्त करें तो 776 को एक संसद सदस्य के मत के मूल्य यानी 700 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार 5,43,200 सभी संसद सदस्यों के मत का मूल्य प्राप्त होता है। यानी सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य 5,43,231 और सभी संसद सदस्यों के मत का मूल्य 5,43,200, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट एकदम बराबर ये संख्या हो जाती है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति चुनाव में यदि सभी सांसद, कोई भी सीट वैकेंट संसद के अंदर अगर नहीं है, सीट खाली कोई भी नहीं है, तो सभी संसद सदस्यों के मत का मूल्य 5,43,200 और राज्य विधानसभाओं में भी यदि निर्वाचित सदस्यों की कोई सीट खाली नहीं है तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का कुल मत मूल्य 5,43,231, दोनों को जोड़े जाने पर 10,86,431 मत मूल्य पूरा होता है। तो इसके आगे की जो चर्चा है वह इस वीडियो को संक्षिप्त रखने की वजह से हम अगले वीडियो में करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों।